नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 17वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है या फिर स्थिर रहती है, या घट या बढ़ दोनों सकती है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, घटती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, और ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर में स्थान परिवर्तन करता है तब उसका कुछ ह्रास होता है, यानी कि कमी होता है। अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा वह घटती जाती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो वह नील हरित शैवाल, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नील हरित शैवाल ये जलीय पौधों का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल ये प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करते हैं। तीसरा प्रश्न है, धुआं यानी कि स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो यह नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्मॉग शब्द ये धुआं और कोहरे से मिलकर बना हुआ है, जिसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। यह गहन वायु प्रदूषण का एक प्रकार है। और धूम्र कोहरा या स्मॉग एक प्रकार का दृश्य वायु प्रदूषण है, जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों, ओजोन, धुएं और अन्य निलंबित कणों का ये संगठित रूप होता है। और ये सेकेंड यानी कि द्वितीयक प्रदूषण भी कहलाता है। चौथा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो यह है नीति आयोग, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एजेंडा 2030 के समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल संस्था वह नीति आयोग है। और नीति आयोग की स्थापना आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 को की गई, और पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। पांचवा प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर ये सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये कार्य करती हैं। छठवां प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। तो त्रिज्या उसका बढ़ जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। साबुन के बुलबुले को आवेशित किए जाने से यह फैलेगा और त्रिज्या क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। तो तिलचट्टे का, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि यह सफ़ेद होता है। और तिलचट्टे के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त सफ़ेद रंग का इसलिए होता है। आठवां प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो दाल के साथ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु ये दलहनी फसलों यानी कि दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में ये नाइट्रीकारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से इसे पादप ग्रहण करते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। रेयान दिया गया है रूपांतरित स्टार्च। रेयान ये आपका विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से ये प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है। तो ये डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन है। एस्पार्टेम ये आपका संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रीन ये विशिष्ट रबड़ है। 10वां प्रश्न है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक इस संविधान के अनुच्छेद 110(1) में जो है परिभाषित है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश में से जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करके इसे धन विधेयक घोषित करता है और लोकसभा द्वारा पारित होने पर धन विधेयक ये राज्यसभा में विचारार्थ के लिए भेजा जाता है। 11वां प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में जिस पार्टी का निर्माण किया उसका नाम बताना है, क्या है? तो स्वराज पार्टी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक डी ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे। इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी इसकी स्थापना 1936 में अंबेडकर के द्वारा किया गया था। 12वां प्रश्न आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप सबको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यह स्थल जो है पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में है और इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट 28 मई 1920 को प्रकाशित हुई थी। 13वां प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह है ओजोन से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हस्ताक्षरित किया गया जो कि 1 जनवरी 1989 से यह प्रभावी हो गया। और ओजोन परत जो है पूछा जाता है किस मंडल में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन परत जो है पाई जाती है। 14वां प्रश्न है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह मैसूर में अवस्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। और 2019 में इस संस्थान ने जो अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, यानी कि 1969 में जो इसकी स्थापना हुई थी और 2019 में यह स्वर्ण जयंती जो है मनाई। 15वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो यह है आपका पहल। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है ये जिसे शॉर्ट फॉर्म में NSAP कहा जाता है, ये गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL के परिवारों के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जबकि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में NRLM कहा जाता है, का एक यह उपघटक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहलाता है। ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। सामान्य स्थिति बेरोजगारी यह समीक्षा वर्ष के पूर्व के 365 दिनों में किसी व्यक्ति के कार्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष में अधिकांश दिन यानी कि 183 दिनों से अधिक तक कार्य नहीं करता है तो उसे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। 18वां प्रश्न है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो 21 दिन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जो है बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर उसका संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है।
19वां प्रश्न है, मिड डे मील योजना कब शुरू किया गया था? तो ये बताया भी जा चुका है पहले 1995 में। नामांकन बढ़ाने और उपस्थिति बढ़ाने तथा बच्चों के पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को जो है केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो डेट याद रखिएगा, मिड डे मील की शुरुआत जो हुई थी 15 अगस्त 1995 को किया गया था। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो ये है वाजसनेयी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेयी कहा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद ये केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद ये पद्य और गद्य दोनों में है। 21वां प्रश्न है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न यूपीपीएससी के एग्जाम में। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खारवेल। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा के से जो है शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागौर से, सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य वे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। तो बागौर ऑप्शन में है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कालीबंगा ये आपका राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और आलमगीरपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। 24वां प्रश्न आपका, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये अयोध्या लेख से मिलता है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है आपका कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था, याद रखिएगा। 25वां प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किन देशों के बीच? आप सबको पता होगा, ये भारत एवं चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा ये सीमा बनाती है और भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप टेस्ट यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज जो है कराया जा रहा है और यह प्रत्येक संडे को दोपहर 1 बजे टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इससे जो है आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। फिर जो है फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, उसके बाद अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और बाय टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। उसके बाद प्लस फीचर्स आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। उसके बाद बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल है अनअकैडमी पर, लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका 31 मार्च से जो है शुरू हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स दोनों है, ये 1 अप्रैल से जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यूपीपीएससी की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। फिर फास्ट ट्रैक रिवीजन है 60 डेज का यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस के लिए, तो ये आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स सीसैट के लिए ये बैच है, ये भी आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और
अभी जो अब आप देख सकते हैं यूपीपीएससी, अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस, सीपेट, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्सेज के लिए जो है अनअकैडमी पर बैच अवेलेबल है। तो आप जो है जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। आप देख सकते हैं कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, उसके साथ यदि तो 1260 रुपये पे करना है। उसके बाद 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का जो है 5040 है, और 1 साल का 6300, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7560 रुपये पे करना है। हमारा रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, EXAMLEARNER, जिससे आपको जो है तत्काल वहाँ पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है। तो यह इडेपिक, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को इडेफिक कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द इडाफोस से बना हुआ है। 27वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। और भारत के तटरेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं, तो कुल 9 राज्य स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई जिस राज्य की है, गुजरात की। 28वां प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो यह ताप्ती या तापी, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्तई नगर जो कि बैतूल जिला में है, यहाँ से निकलती है। यहाँ की गावलगढ़ पहाड़ी जो कि केंद्रीय दक्कन के पठार में स्थित है, यहाँ से निकलकर ये 724 किलोमीटर दूर अरब सागर में गिरती है। जबकि गोदावरी, कावेरी और कबाम ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह है केरल, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, और केरल जो है भारत की 70% इलायची का उत्पादन जो है अकेले करता है। 30वां प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा 1973 में। बाघ अभयारण्यों में जंगली बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1973 को ये शुरू की गई थी। और 31वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा फसली भूमि। जल तंत्र, घास का मैदान और वर्षा वन ये प्राकृतिक जीवोम के उदाहरण हैं, जबकि फसली भूमि ये मानव जनित जीवोम यानी कि बायोम का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। तो यह आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में 1953 में इसका जो है गठन हुआ, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है, यानी कि संविधान में जिसका वर्णन नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग का वर्णन जो है संविधान में नहीं किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में है, वित्त आयोग 280 में है, निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में है, जबकि नीति आयोग का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर जो है किया गया है। और 35वां प्रश्न है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं। तो यह केंद्र राज्य संबंधों से कई बार पूछा जा चुका है यूपीपीएससी के एग्जाम में, तो याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने के लिए जो है सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था, और B शिवरमन तथा SR सेन इसके 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने जो है जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी थी। 36वां प्रश्न है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था।
तो गोपाल हरि देशमुख को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। गोपाल हरि देशमुख ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। देशमुख ने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लोकहितवादी उपनाम से महाराष्ट्र में समाज सुधार पर आलेख लिखे थे। और 37वां क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान किया था और कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने अकेले कर दिखाया। 38वां प्रश्न है, 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। इसका मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था? तो इसका थीम रहा है ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 39वां क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो एस.एन. सुब्रमण्यम को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है और वह L&T लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं। उनका कार्यकाल जो है वह 3 वर्ष का होगा। 40वां प्रश्न है, 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाम ही है इसका युद्ध अभ्यास 2020। 41वां प्रश्न है, दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान यानी कि रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक है 111वां। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कुल जो है इस सूचकांक में 162 देशों को जो है शामिल किया गया था और इस सूचकांक में न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इसमें 111वां रैंक मिला है। 42वां प्रश्न, 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 43वां प्रश्न है, 27 जनवरी 2021 को संपन्न 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का कौन सा राज्य जो है ओवरऑल चैंपियन बना है? तो ये है हरियाणा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, मछली का संबंध दिया गया है सल्क से, तो भालू का संबंध किससे होगा? तो लोम चर्म से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जिस प्रकार मछली का शरीर जो है सल्क से ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार भालू का शरीर लोम चर्म द्वारा ढका रहता है। 45वां प्रश्न है, 12 मीटर के कपड़े में कितनी बार कैंची लगाई जाने पर कपड़ा 1-1 मीटर के 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा? तो 11। सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। 12 मीटर के कपड़े को 1-1 मीटर के 12 टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कुल 11 बार कैंची चलानी होगी। 48वां प्रश्न है, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो इसे जो है एक फिगर से समझते हैं। तो मान लीजिए घड़ी हो गई, कह रहा है कि घड़ी में कितने बजे हैं? तो 4:30 बजे हैं। 4:30 तो मान लीजिए 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह जो है, तो कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, आपको पता होगा ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा आपका पश्चिम। तो कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, मिनट की सुई जो है आपका पूर्व की ओर है, और तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे की सुई जो है ये आपका है, तो मिनट की सुई पूर्व की ओर है, तो घंटे की सुई क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, यानी कि ये आपका हो जाएगा इस दिशा में, घंटे की सुई आपका उत्तर पूर्व दिशा में होगा। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी?
तो ये घड़ी मान लीजिए हो गया आपका, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 3, ये 6 और ये 9। कह रहा है कि घड़ी में कितने बजे हैं, 4:30 बजे हैं, ये 4 हो जाएगा, ये घड़ी में 4:30 बजे हैं। तो ये घंटे वाली सुई होगी और ये जो है मिनट वाली सुई होगी। तो कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, यानी कि ये सुई जो है कह रहा है कि ये पूर्व की ओर है, तो और घंटे की सुई किस दिशा में होगी, यानी कि घंटे की सुई पूछा रहा है किस दिशा। जब ये पूरब हो गया तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। वैसे तो आपको पता होगा ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे जो है दक्षिण, और ये आपका पूरब होता है, और ये पश्चिम। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि जो है मिनट की सुई पूर्व की ओर है, यानी कि ये पूर्व मान लिया है, तो ये पश्चिम हो जाएगा, और ये जो है आपका दक्षिण, और ये उत्तर। तो कह रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई जो है आपका यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, ये वाली दिशा उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 49वां प्रश्न है, अब किसी कोड भाषा में एप्पल को ETTPI लिखा जाता है, तो दिल्ली का कोड जो है क्या होगा यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए को कोड किया गया ई में, तो ABCDE यानी कि +4 हो रहा है। फिर पी को कोड किया गया है टी में, PQRST, यहाँ भी 4 हो रहा है। फिर पी को टी कोड किया गया है, तो ये भी 4 है, यानी कि सभी में जो है +4 हो रहा है। तो इस तरह दिल्ली को भी कोड कर देना, डी में जो है आप 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो DEFGH हो जाएगा। उसके बाद ई में आप 4 ऐड करेंगे तो FGHI हो जाएगा। फिर जो है एल में 4 ऐड करेंगे तो पी हो जाएगा, और एच में आप 4 ऐड करेंगे तो आपका एल हो जाएगा। फिर जो है आई में आप 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा एम, तो HIPLM, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अंतिम प्रश्न है, 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये बेंगलुरु में संपन्न हुआ है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 8 से लेकर के 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 बेंगलुरु कर्नाटक में संपन्न हुआ, और इसका थीम जो रहा है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, इसका जो है थीम था। तो दोस्तों जो है ये था आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए GS का 17वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो हम 16 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।